हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है, बढ़िया चाय पकौड़े खाते रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। हम आपके लिए और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो आज से जो है कक्षा 10 का जो है एनसीईआरटी फिजिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चों का बहुत डिमांड आ रहा था कि सर टेंथ का साइंस पढ़ा दीजिए। तो धीरे धीरे फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर धीरे धीरे आपका ऐसे ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। तो पहले छोटे छोटे वीडियो जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि तसल्ली से इनको आप देखिए। और फिर इसके बाद में जैसे पहला चैप्टर खत्म हो जाता है आपका, तो उसके वन शॉट वीडियो हम आपके लिए बना दिया करेंगे। मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ाएंगे, जिससे आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके और आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं बिना देर करते हुए। तो कक्षा 10 के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। तो देखिए, कक्षा 10 में आपके जो साइंस है वो 3 भागों में डिवाइड है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें से शुरुआत हम कर रहे हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो हमारे 4 चैप्टर है, चैप्टर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, और दूसरा चैप्टर आपका है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें मतलब अपनी आंख के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं। और रंग बिरंगा संसार मतलब प्रकाश में रंग फैले हुए, तो प्रकाश का प्रकीर्णन वगैरह, प्रिज्म वगैरह हम उसमें सब पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर देखिए बच्चों, विद्युत है। तो विद्युत धारा और उसके इफेक्ट क्या क्या है, और विद्युत धारा का उपयोग हम क्या करते हैं, वोल्टेज, ओम का नियम वगैरह सब कुछ इसी में पढ़ेंगे अपन लोग। और फिर चौथा चैप्टर जो कि आपका आखिरी चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत के द्वारा हम चुंबक बनाना सीखेंगे। और विद्युत के जो इफेक्ट होंगे वो चुंबक में, वो हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, वो भी हम स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो इसी लेसन की शुरुआत करनी है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं होती हैं, तो इसी की शुरुआत अपन करते हैं। और सबसे पहले परावर्तन अपवर्तन को समझने के लिए हमें प्रकाश को समझना पड़ेगा। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन लोग प्रकाश से। प्रकाश जिसको अपन बोलते हैं बच्चों लाइट। ठीक, अच्छा, प्रकाश के बारे में हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, पक्की बात है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का एक साधन है। प्रकाश क्या है बच्चों, एक प्रकाश एक साधन है, माध्यम है, ऊर्जा है, ऊष्मीय विकिरण है, या वह कारण है। बच्चों प्रकाश क्या है, प्रकाश एक साधन है, माध्यम है, ऊष्मीय विकिरण है, उसमें ऊर्जा है, यह एक कारण है। कैसा कारण है, जिसके द्वारा हम आसपास की सभी वस्तुएं देख पाते हैं। आप इमेजिन करिए, आप एक बंद कमरे में हैं, बिल्कुल मतलब आपके घर का सबसे अंदर का एक कमरा है और उसमें बल्ब ऑन नहीं है, और उसके गेट बंद कर दीजिए नाइट के समय, तो क्या आपको दिखेगा, क्या आसपास की वस्तुएं दिखेंगी? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं दिखेंगी। लेकिन जैसे आप बल्ब की चटकनी को ऑन कर देते हैं, तो हमें आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है ना, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रकाश वह साधन है, माध्यम है, ऊर्जा, उसमें विकिरण है, कारण है, जिसके द्वारा ही हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसके कारण ही हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ किसकी वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं बच्चों, प्रकाश की वजह से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम प्रकाश को समझते हैं। आओ,
इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या बला है और इसके द्वारा हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रकाश की शुरुआत सबसे पहले किसने की, किसने प्रकाश के बारे में बताया, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों डिटेल से। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले बच्चों बताया न्यूटन। इसको मैं मिटा दूं जरा, 1 मिनट रुकिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो जिसको अगर लिखना है तो बढ़िया पेन कापी निकाल के आराम से इसको लिख सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले प्रकाश के बारे में किसने बताया, आखिर प्रकाश क्या है और लोगों की क्या अवधारणा रही। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले बताया बच्चों न्यूटन ने। किसने बताया बच्चों? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि हमारे सूरज से जो प्रकाश आता है, ये हमारा सूरज है, प्यारा सा सूरज, इससे प्रकाश जो आता है बच्चों वो कणों के रूप में आता है। किसके रूप में चलता है बच्चों? कणों के रूप में। सूरज से जो प्रकाश आता है छोटे छोटे कण निकलते हैं, पैकेट निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे, जानते हो ना पैकेट्स, कैसे पैकेट्स, मतलब किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दो ना, बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़े को, जहां तक तुम उसको तोड़ सकते हो, तो वैसे पैकेट्स के रूप में सूरज से प्रकाश चलता है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में। न्यूटन के इसके सिद्धांत को कहा गया कणिका सिद्धांत। न्यूटन के सिद्धांत को बच्चों क्या बोला गया? कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने क्या बताया कि हमारे सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर, वो छोटे छोटे कणों के रूप में आता है। ठीक है ना। न्यूटन ने और गजब की बात बताई। न्यूटन ने बताया कि हमारा जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से मिलकर बना है बच्चों? 7 रंगों से। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। आप सभी लोग जानते होंगे बच्चों, विबग्योर, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, विबग्योर मतलब वॉयलेट। बी का अर्थ है बच्चों वॉयलेट और आई का अर्थ है इंडिगो और बी का अर्थ है ब्लू और जी का अर्थ है ग्रीन और वाई का अर्थ है बच्चों येलो, ओ का अर्थ है ऑरेंज और आर का अर्थ है रेड। तो न्यूटन ने बताया कि हमारे सूर्य से जो प्रकाश आता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इन्हीं 7 रंगों को हम कहते हैं बच्चों, जो 7 रंग आपको पता है विबग्योर जो मैंने बताए हैं, इस प्रकाश को हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं बच्चों? दृश्य प्रकाश। ठीक है ना। और न्यूटन ने यही बताया कि इसकी तरंग दैर्ध्य है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कहां से कहां तक है बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉम से। थोड़ा सा मैं देख लूं फ्रेम में आ रहा पूरा कि नहीं आ रहा, 1 मिनट। हाँ आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बच्चों। तो न्यूटन ने क्या बताया कि सूरज का प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, विबग्योर, और जो कितने रंगों से मिलकर? 7 रंगों से मिलकर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दृश्य प्रकाश बोलते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है, प्रकाश की चौड़ाई जिसको अपन बोलते हैं, वो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। फिर न्यूटन ने प्रयोगों द्वारा यह भी बताया बच्चों, क्या बताया कि सूर्य में 7 रंग तो होते ही हैं जिन्हें हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं, इसमें और भी रंग होते हैं जिसे हम बोलते हैं अदृश्य प्रकाश। ठीक है बच्चों। अदृश्य प्रकाश कैसा? जिसकी तरंग दैर्ध्य जो बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम से 3000 लगभग, तो 4000 के पहले इतनी एंगस्ट्रॉम पड़ती है ना,
यानी 4000 से छोटा प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता है, और 8000 एंगस्ट्रॉम को हमारी आंखों द्वारा हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, हमें सिर्फ 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम का ही प्रकाश दिखाई देता है, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। और 4000 के पहले 8000 के बाद का प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, इसे पर अदृश्य प्रकाश कहते हैं। अभी न्यूटन की बात पूरी नहीं हुई, और थोड़ा सा बताते हैं न्यूटन के बारे में। देखिए बच्चों, इसको ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है बच्चों, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम है। फिर न्यूटन ने प्रयोगों द्वारा ये भी बताया कि सिर्फ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश ही नहीं होता, 4000 से कम का भी प्रकाश होता है, और 8000 से बड़ी तरंग दैर्घ्य का भी प्रकाश होता है, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, और इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, अदृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, न्यूटन ने एक बात और बताई। न्यूटन ने बताया कि दुनिया में जो माध्यम है वो 2 प्रकार के हैं। दुनिया में जो माध्यम है कितने प्रकार के हैं बच्चों, 2 प्रकार के। एक होता है सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब सघन माध्यम क्या होते हैं, विरल माध्यम को जरा इसको समझते हैं। तो सघन माध्यम जिनमें गति करना कठिन होता है, ठीक है, जिनमें गति कर पाना कठिन होता है। और विरल माध्यम जिनमें गति कर पाना थोड़ा आसान होता है। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं, जिनमें गति करना कठिन होता है उन्हें हम कहेंगे सघन माध्यम, और जिनमें गति कर पाना आसान होता है उन्हें कहते हैं विरल माध्यम। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि वायु और जल के लिए, तो जैसे हम जहां पे खड़े होते हैं, हम घूमते फिरते हैं, टहलते हैं, तो हमारे चारों तरफ वायु होती है। अब जरा इमेजिन करिए कि आपके यहाँ तक पानी भरा हो और आप जहां पर चल रहे हैं वहां वायु है, तो किस माध्यम में गति कर पाना आपके लिए आसान होगा? तो आप कहेंगे सिंपल सा है सर, हम वायु में ही गति कर पाते हैं, अच्छी तरह से दौड़ भी पाते हैं, चल फिर पाते हैं। लेकिन जल अगर यहाँ तक भरा है तो आप उसमें गति नहीं कर पाएंगे। तो जल हमारा कैसा माध्यम हो जाएगा बच्चों? सघन माध्यम हो जाएगा। और वायु कैसा माध्यम हो जाएगा बच्चों? कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो जल है सघन माध्यम और वायु कौन सा आपका? विरल माध्यम। तो न्यूटन ने एक बात और बताई कि ये माध्यम 2 प्रकार के हैं आपके, सघन और विरल। सघन और विरल। न्यूटन ने एक बात और बताई कि हमारा जो प्रकाश है वो सघन माध्यम में तीव्र गति करता है और विरल माध्यम में जो है मंद गति करता है। मतलब जब सघन माध्यम होगा वो तब प्रकाश बहुत तेजी से चलेगा और विरल माध्यम मंद गति से करेगा। तो ये भी न्यूटन ने एक अपने फिनोमेना के हिसाब से दिया था, अपने एक सिद्धांत के हिसाब से न्यूटन ने उस समय पे ध्वनि के बारे में बताया था। और ध्वनि के बारे में ये बताया था कि सघन माध्यम में ध्वनि तेज चलती है, आवाज हमारी ध्वनि, और विरल माध्यम में हमारी ध्वनि जो है वो धीमी चलती है। इसी परिप्रेक्ष्य ने न्यूटन ने इसे हवा में फेंक दिया था कि सघन माध्यम में वायु की चाल तीव्र होती है और विरल माध्यम में वायु की चाल कैसी होती है? मंद होती है। अब देखिए जरा न्यूटन की यहां तक बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आई थिंक चलते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसको मिटाते हैं। न्यूटन ने बहुत सारी हमको बातें बताई, बहुत सारा ज्ञान फेंका, कुछ अच्छा ज्ञान और कुछ हवा में लपेट गए। तो न्यूटन के बाद एक वैज्ञानिक थे बच्चों, फोको। फोको इनकी बात पकड़ गए। फोको ने प्रैक्टिकल किया और एक फॉर्मूला निकाला। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं बच्चों कि n बराबर
C बटे में V। अच्छा, n को कहते हैं बच्चों अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। C को कहते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। और V को कहते हैं वायु निर्वात छोड़कर कोई भी माध्यम हो, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। C को कहते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और V को कहते हैं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो फोको ने यहां से एक सूत्र निकाला। अच्छा, V को यहां लेता हो, N को यहां ले आओ, तो V बराबर बन जाएगा C बटे में N। ठीक है। और इस वाले सूत्र से जब निकाला, चलो हम निकाल के दिखाते हैं। पहले एक सघन माध्यम लेते हैं। और एक लेते हैं विरल माध्यम। जैसे विरल माध्यम को मान लेते हैं वायु। क्या मान लेते हैं बच्चों? वायु। एक सघन माध्यम जैसे हमने ले लिया, कांच ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? कांच। और देखिए वायु के लिए n बराबर होता है बेटा 1। वायु का वर्तनांक होता है 1 और कांच के लिए कांच का वर्तनांक होता है 0.5। और दोनों के लिए स्पीड निकालते हैं जैसा कि न्यूटन ने बताया था। तो लगाते हैं बेटा, ये सूत्र लगाते हैं। V बराबर C बटे में N। यहां भी लगाइए, V बराबर C बटे में N। और C क्या बच्चों? प्रकाश की चाल हम सभी जानते हैं कि C बराबर होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे रखो C का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे N की जगह पे 1.5। यहां रखो C की जगह पे 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे N की जगह पर 1। देखो दशमलव हटाना, नीचे से ऊपर बिंदी बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 30 गुणे 10 की पावर 8। 30 क्यों गया? दशमलव हटाया तो 30 हो गया बटे में 15। यहाँ 1 का भाग लगाएंगे तो 3 गुणे 10 की पावर में 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब जरा देखिए, सघन माध्यम में चाल निकल के आई 2 गुणे 10 की पावर 8 और विरल माध्यम में चाल कितने निकल के 3 गुणा 10 की पावर 8। और न्यूटन ने क्या बताया था कि सघन माध्यम में स्पीड ज्यादा होती है और फोको ने सिद्ध कर दिया कि सघन माध्यम में स्पीड कम हो जाती है। सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड बच्चों कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। और विरल माध्यम में प्रकाश की स्पीड कैसी रहती है? ज्यादा रहती है। तो न्यूटन की एक गलती को फोको ने पकड़ लिया, उस गलती को सिद्ध करके दिखाया और तब जाके हमें पता चला कि विरल माध्यम में ही स्पीड ज्यादा होती है लाइट की और सघन माध्यम में स्पीड कैसी होती है बच्चों? कम होती है। ठीक है ना? इस सूत्र के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी लीजिए, थोड़ा सा फिर आगे समझाएं। ठीक है, चलते हैं फोको के बाद। अब देखिए फोको के बाद, देखिए फोको के बाद फोको क्या बच्चों आए अपने पास? अपने पास आए हाइगेंस। कौन है बच्चों? हाइगेंस। अब समझो बेटा, हाइगेंस की बात समझो। पहले न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। फोको ने की गलती सुधार दी। अब देखिए जरा हाइगेंस के बारे में समझिए। हाइगेंस बोले ये हमारा सूरज है। हाइगेंस बोले हमारे सूर्य से जो प्रकाश आता है बच्चों, वैसे तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में आता है बच्चों? तरंगों के रूप में। ठीक, किसके रूप में बच्चों? तरंगों के रूप में। अब उस समय जब ये हाइगेंस बात बता रहे थे कि तरंगे के रूप में, तो उस समय लोगों को पता था
कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है बच्चों? माध्यम। देखो बिना माध्यम के तरंग उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप एक खूंटे से एक रस्सी बांध लीजिए, रस्सी बांधकर आप खूंटे से, और जब ऐसे अपन थोड़ा सा बल लगाते हैं तो देखते हो ना ऐसी लहर सी उठती है, उन्हें अपन तरंग बोलते हैं। या फिर आप किसी तालाब में, आप तालाब के पास खड़े होकर एक पत्थर से पत्थर मारते हैं ना, तो तरंगे निकलती हैं, तो वो तरंग उत्पन्न होती है। तो जैसे ही तरंगों की बात की, उस समय पर हम सिर्फ किस तरंगों के बारे मतलब जानते थे? यांत्रिक तरंगों के बारे में, यांत्रिक तरंगों के बारे में। और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी बच्चों? माध्यम की। तो जैसे ही हाइगेंस ने कहा कि सूर्य से प्रकाश तरंगों के रूप में आता है, तो लोगों ने पूछा कि बताओ भाई माध्यम क्या है, माध्यम क्या होना चाहिए? तो इन्होंने बताया कि वह माध्यम होता है ईथर। क्या होता है बच्चों? ईथर। ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है आपका, ठीक है बच्चों, ये अलग से ईथर बताया था हाइगेंस ने। बोले कैसा? तो लोगों ने कहा भैया ये कैसा ईथर है, ये कैसा ईथर बता रहे हैं आप माध्यम, भाई इसके बारे में हमने सुना ही नहीं है कहीं पर, तुम कैसे बता रहे हो? तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए, मतलब प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक आने, जो सूरज से प्रकाश आ रहा पृथ्वी तक चलने के लिए जो जो गुण आवश्यक होते हैं, जो जो प्रॉपर्टी आवश्यक होते हैं, वो सभी ईथर में होते हैं। तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगा ईथर के बारे में, तो लेकिन फिर भी लोगों ने माना, क्योंकि हाइगेंस ने बहुत कुछ प्रकाश के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। मैं आपको थोड़े से गुण लिख देता हूं यहाँ पे, मिटा थोड़े से गुण मैं आपको लिख देता हूं। मैंने प्रकाश के गुणों के बारे में नहीं बताया, तो देखो जरा भाई गुण के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो देखो प्रकाश में बच्चों कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, अच्छा मैं चैप्टर्स को यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। 4 चैप्टर लिखे हैं आपके। देखो बच्चों प्रकाश में होता है परावर्तन, जो कि आप पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ाएंगे आपको। और दूसरा होता है बच्चों अपवर्तन, तीसरा विकिरणन, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, विवर्तन आप लोग नहीं जानते बच्चों, कोई बात नहीं, व्यतिकरण लेकिन होते हैं प्रकाश में, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और भी है कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है, ज्यादा अब नहीं लिख रहा हूं, इतने में समझ जाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो हाइगेंस ने जो है बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों को चलने के लिए माध्यम ईथर की आवश्यकता होती है, और ईथर में वह सभी गुण होते हैं, वह सभी गुण होते हैं जो प्रकाश को चलने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है ना बच्चों। और साथ में उन्होंने जो है अपने सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की एक्सप्लेन की, अपवर्तन की एक्सप्लेन की, विकिरण विक्षेपण, प्रकाश के विवर्तन की एक्सप्लेन की, व्यतिकरण की एक्सप्लेन कर दी। लेकिन हाइगेंस ने जो है बच्चों ध्रुवण की, भाई दो तरंगों की 2 क्वालिटी होती है, या तो होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग। तो इन्होंने जो है अनुदैर्ध्य तरंगों की एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों की एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और साथ में ये ध्रुवण की भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हाइगेंस अपना सिद्धांत बता के चल दिए, लेकिन मेन बात आपको समझनी है कि हाइगेंस ने क्या होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब देखिए हाइगेंस के बाद आए माइकलसन मोरले, माइकलसन मोरले, माइकलसन मोरले ने हाइगेंस की गलती को पकड़ा और कहा कि ये भैया ईथर जो है गलत है। सूरज से जब प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है निर्वात, और इस निर्वात में कुछ नहीं होता, ईथर उथर कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने हाइगेंस के सिद्धांत में एक ईथर की जो कमी थी, मतलब ईथर बता रहे थे, वो सब गलत सिद्ध कर दिया अपने प्रैक्टिकल के द्वारा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्लांक। प्लांक मैं प्लस आइंस्टीन का भी नाम लूंगा इसमें,
तो प्लांक ने बताया फिर से कि प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? वही कणों के रूप में जो किसने बताया था बच्चों? न्यूटन ने, कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? कणों के रूप में। लो भाई, अब प्लांक ने बताया कणों के रूप में, तो आइंस्टीन ने इनके सिद्धांत का यूज करके एक समीकरण बनाया, जिसे बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। और उस खोज के द्वारा उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना बच्चों, इसके नियमों का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और न्यूटन को मिल गया नोबल। न्यूटन को क्या मिला? सॉरी नहीं, आइंस्टीन को क्या मिला था बच्चों? नोबेल प्राइज मिला था। तो प्लांक और आइंस्टीन ने क्या बताया? कणों के रूप में चलता है। अब देखिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे। प्लांक के बाद आया आपके आइंस्टीन के बाद डी ब्रॉगली। देखिए बच्चों डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली ने देखो बच्चों पूरा एनालाइज किया, सभी की बातों को समझा पड़ा, कि न्यूटन ने बताया कणों के रूप में, हाइगेंस ने बताया तरंगों के रूप में, और तरंग फिर से क्या बन गई बच्चों? कण बन गई। फिर से प्लांक और आइंस्टीन ने कण बताया। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि प्रकाश जो है, जो प्रकाश है वो दोनों रूप में चलता है, कणों के रूप में भी प्लस तरंगों के रूप में भी। कण की भी प्रकृति रखता है बच्चों, और तरंगों की प्रकृति रखता है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रकृति में होती है डुअल नेचर। कैसी होती है बच्चों? डुअल नेचर होती है, दोहरी प्रकृति होती है, कणों की भी प्रकृति होती है और तरंगों की भी प्रकृति होती है। इसके बाद हमारे बीच आए मैक्सवेल। कौन है बच्चों? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने फिर से बात कही कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है बच्चों। किसके रूप में? जैसे तरंगों की बात करी तो फिर लोगों ने पूछा भाई माध्यम बताओ, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश को चलने के लिए तरंगों की आवश्यकता होती है, तो लोगों ने पूछा कि बताओ ही माध्यम क्या है? तो मैक्सवेल ने बताया कि जो तरंगे हैं इनको हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्या कहते हैं इनको? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हम फोन लगाते हैं, हेलो करते हैं, हमारे मोबाइल से निकलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और मैक्सवेल ने बताया हमारा सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही आ रहा है, और इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आज तक की प्रकाश की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन मैक्सवेल की ही मानी जाती है। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि फिर आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा। आप इतना बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और इतनी जानकारी आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम उसके बारे में कुछ लिखवाते हैं। ठीक है बच्चों, मिटा रहे? ठीक है। देखिए प्रकाश के बारे में हम समझ गए थे, हमने आपको प्रकाश की डेफिनेशन समझाई थी शुरुआत में, कि प्रकाश वह साधन है, माध्यम है, ऊर्जा है, कारण है, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं प्रकाश के गुण। देखिए बच्चों, प्रकाश के गुण। तो इसमें आप प्रकाश के गुण बताओ बच्चों, क्या लिखेंगे? देखो ये जो मैंने यहां पर लिखे बेटा 8 गुण लिखे हैं प्रकाश के। 8 गुण आप लिख सकते हो। पहला गुण क्या लिख सकते हो? कि प्रकाश में परावर्तन होता है। दूसरा, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में प्रकीर्णन की घटना होती है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है। कितने गुण हो गए बताओ बच्चों? ये 8 गुण बना सकते हो। 8 के 4 ही बना सकते हो आप लोग, बड़ी आराम से लिख सकते हो कि प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। 2 को मिला के एक लिख लोगे। या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन और विक्षेपण भी होता है। दूसरा गुण, प्रकाश में विवर्तन और ध्रुवण होता है।
सॉरी विवर्तन और व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है। ठीक है, तो इनको मिला के आप 4 भी बना सकते हो या आप अलग अलग लिख के 8 भी गुण लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो मैं कुछ गुण और बताता हूं आपको। देखिए हम पहला गुण जैसे आपको बता रहे हैं, सब लोग जानते होंगे बच्चों उसको कि प्रकाश जो है सरल रेखा, सरल रेखा मतलब होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चों कैसी रेखा में? सरल रेखा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सूरज पूरब से निकलता है तो हम वहां पे छत्ता लगा के, जब धूप में क्या करते हो बच्चों, आप कहाँ छाता लगाते हो? जहां पे प्रकाश आता है। अगर सीधा, अगर ऊपर सूरज होता है हमारे तो हम सीधा छत्ता लगाते हैं, और अगर हमारे सामने, अगर हमारे दाएं साइड पे होता तो हम बाएं साइड पे छाता लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है बच्चों? सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश जो है वो ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है। प्रकाश ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश ठोस में भी चल सकता है, जैसे कांच होता है ठोस नहीं होता, उसमें प्रकाश नहीं चला जाता? बिल्कुल चला जाता है बच्चों। और द्रव में चला ही जाता है, जैसे पानी में चला ही जाता है। और गैस मतलब ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ, नाइट्रोजन गैस वगैरह है कि नहीं है, तो उस गैसों से भी प्रकाश होकर चलता है। तो प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकता है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। देखो निर्वात में गमन कर सकता है, और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना बच्चों, तो निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना, तो चौथा पॉइंट देखिए, और प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जल्दी बताइए। प्रकाश 7 रंगों से, 7 रंगों किससे बेटा? प्रकाश 7 रंगों से, 7 रंगों कौन कौन कौन? विबग्योर से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। कितने रंगों से बेटा? 7 रंगों से। सबसे पहले किसने बताया था? और इसी प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्यों कहते हैं दृश्य प्रकाश? क्योंकि यही प्रकाश हमको दिखाई देता है, और इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? बोलो बच्चों। दृश्य, इसका जवाब आपको लिखना है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मैं छोड़ रहा हूं बच्चों, आपको लिखना है इतने से इतने एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, ये 5 पॉइंट जो हो गए, 8 पॉइंट जो होगा, 8 5 13 हो गए ना पॉइंट बच्चों। अब देखो थोड़ा सा और बता दें, तो मेरे पास टाइम है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए आपको 5 पॉइंट लिखवा दिए। छठवां पॉइंट आप क्या लिख लेंगे कि देखो किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में बेटा, किसके रूप में बेटा बच्चों? कणों के रूप में चलता है। ठीक है ना, और किसके अनुसार?
हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किस रूप में बच्चों? तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और याद करिए बच्चों, डी ब्रोगली के अनुसार, देखो डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश कणों तथा तरंगों के रूप में चलता है। बोलो तो किस किस के रूप में? कणों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में भी चलता है। और 8 हो गए। नमा क्या लिखेंगे आप? मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बोलो बच्चों किसके रूप में चलता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। ठीक है ना, तो देखिए 9 गुण ये हो गए आपके, तो 9 8 17 आपके जो गुण हो गए। तो आराम से आप प्रकाश के बारे में लिख सकते हो, और प्रकाश के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारियां दी। तो आज आपका यही पहला लेक्चर आपका विराम करते हैं। अभी हमको स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए। आज से रोज आपके लिए इसकी छोटी छोटी क्लासें आपकी अभी आएंगी। फिर जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो फिर इसका पूरा 1 शॉट आपको बना कर दे देंगे। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें, और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। तो JMD ऑनलाइन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।